ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एवरेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ टाइम। एवरेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ टाइम। सो मान लो करंट का एक्सप्रेशन होता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस tau। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, है ना, जनरल एक्सप्रेशन। हमें इसका एवरेज निकालना है। देखिए इंटीग्रेशन जो है उसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हैं, और एवरेज निकालने के लिए जो सिंबल है वो ये, राइट। और इंटीग्रेशन यूज करके आप किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालोगे, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो वन टाइम पीरियड में किसी भी फंक्शन का आपका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन है सिस फंक्शन, और फंक्शन का जो वेरिएबल होगा, ठीक है, वो ही यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फंक्शन का वेरिएबल t है, यहाँ पर dt आ गया। अगर फंक्शन में वेरिएबल x होगा तो dx आ जाएगा, इस हिसाब से ना। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले को करेंगे, लेकिन इसके लिए जो है ना हाफ टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करना है, राइट। तो I एवरेज इज इक्वल्स टू I की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव, 0 से t/2 के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आता है, तो यहाँ पर जो I नॉट ये कांस्टेंट है ना। और साइन का अगर हमें मान लो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है माइनस कॉस, कितने से होते हैं माइनस कॉस 5। तो आप सबके लिए मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका मैथ अच्छा हो। साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना, और इंटीग्रेशन माइनस सर दो बार आपने काम करती है चीज। और मुझे कुछ भगवान से दुआ करनी अपने मैथ में। देखो मुझे मतलब मेरे को ये इतना स्ट्रॉन्ग विचार हो गया, आपका से गलत ही होगा, समझ रहे हो, यहाँ तक बात पहुंच गई है। अच्छी बात है, आपको याद है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, ठीक है। इंटीग्रेशन में कर दिया। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, हाँ, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, इसकी पावर अगर 1 है तो एक छोटी सी ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसके साथ हमने कांस्टेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हम इसकी लिमिट्स डालेंगे 0 से लेकर t/2, और नीचे dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स 0 से t/2, है ना। तो ये एक बात और याद रखिएगा, अगर यहाँ पर t की पावर 1 से ज्यादा है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिवीजन करना है, विदाउट उसके वो नहीं करेगी, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, मुझे सॉल्व करके बताइए क्या है ना, इसको प्रॉपर सॉल्व करिए। RMS वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। तो अब याद रखिए इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज है, ठीक है, वो आरएमएस की, क्योंकि हम सारा एनालिसिस जो है वो इसी वैल्यू पर करते हैं। अब हमने जो हाफ टाइम पीरियड में एवरेज निकाला, उससे भी हम कुछ एनालिसिस ज्यादा नहीं करते हैं, ज्यादा क्या करते हैं, वन टाइम पीरियड में एवरेज वैसे 0 आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी एनालिसिस होता है वो आरएमएस वैल्यू के बेसिस पे होता है। अभी आरएमएस का मतलब क्या है, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, और उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा उल्टा करना है। यानी कि किसी भी फंक्शन की जो आरएमएस वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है, पहले उस फंक्शन का स्क्वायर किया जाएगा, फिर उसका मीन लिया जाएगा, और फिर उसका रूट लिया जाएगा, ठीक है।
तो देखो हमारा जो फंक्शन है i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये हमारा फंक्शन है। इसके हमने आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आई आरएमएस निकालनी है। तो क्या प्रोसेस है, पहले आप इस फंक्शन को स्क्वायर करो, स्क्वायर करो। अब हमने इस फंक्शन का जो स्क्वायर कर दिया इसका हमने मीन लेना है, एवरेज। तो अभी जो हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, वही हम लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम एवरेज टाइम पीरियड टी में ही निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये फंक्शन ना स्क्वायर हो चुका है, तो अब इसका जो एवरेज है वो वन टाइम पीरियड जीरो नहीं है, इसलिए इसका वन टाइम पीरियड में निकालते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर का मतलब है ये वाला फंक्शन, इस पूरे की वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। और इधर dt है, यहाँ पर भी dt इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हम आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है और इधर dt का करना है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको ये बात पता होगी कि इस एक्सप्रेशन को, जो साइन स्क्वायर थीटा वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये फार्मूला सबको पता है, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं इसको, है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है वैसे cos स्क्वायर थीटा भी होता है। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा माइनस प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। थीटा का मतलब है ये पूरा एंगल, तो sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा t प्लस पाई डिवाइड बाय 2 dt। आई नॉट स्क्वायर बाहर है। नाउ इसका हम क्या करेंगे, अभी जो dt है ये मैं इस पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 में, और फिर उसके बाद इस पूरे को भी मल्टीप्लाई करूंगा dt से, और इनको सेपरेटली में इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन में बीच में प्लस माइनस है तो आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो। गुनो इसको रख दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम से आउट नहीं करूंगा। रखो अपना साइड में रखूंगा इसे। तो आई स्क्वायर एवरेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर। अब देखिए अलग अलग करके रखा हूं मैं, dt को यहां पर लिख रहा हूं 1/2 into dt माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस 2 पाई dt। इसका इंटीग्रेशन 0 से t, 0 से t, नीचे dt का इंटीग्रेशन 0 से t। तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट्स 0 से t, और नीचे 2 है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos की पावर 1 है, तो मैंने आपको बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसकी पावर लीनियर है यानी 1, एंड तो ये नॉर्मल साइन या cos का फंक्शन हो गया ना, अंदर कुछ भी हो लेकिन यहाँ तो साइन या cos का फंक्शन, और वन टाइम पीरियड में जब आप इसका एवरेज लोगे तो वो 0 आएगा, है ना। तो आप याद रखिए कभी भी sin थीटा d थीटा ऐसे लिखा है या फिर cos थीटा d थीटा ऐसे लिखा है, इसका इंटीग्रेशन आप वन टाइम पीरियड में करोगे वो हमेशा 0 आएगा, है ना। तो ध्यान क्या रखना है, पावर 1 होनी चाहिए बस। यहाँ पर पावर 1 है तो इसका जो एवरेज है वो 0 आएगा, वी नो दैट। तो ये रिटर्न तो 0 हो गया। डिनोमिनेटर में ये dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t लिमिट 0 से t, तो i नॉट स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड 2 यहाँ आ गया। तो इसमें आप लिमिट्स पुट करोगे तो t माइनस 0 कैंसिल आउट, i नॉट स्क्वायर बाय 2। ये हमारा फंक्शन का मीन स्क्वायर वैल्यू है। अभी आधा करके हमने स्क्वायर कर दिया है, मीन ले लिया, दिस इज मीन स्क्वायर वैल्यू। लेकिन हमें तो आरएमएस चाहिए, तो जो मीन स्क्वायर वैल्यू आप उसका रूट ले लो,
तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो IRMS is equals to I naught upon C। I naught यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू, है ना? जैसे मैंने IRMS निकाला है उसी तरीके से VRMS भी आप निकाल सकते हो, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, बस आई की जगह V आ जाएगा, वो आ जाएगा V नॉट बाय, ठीक है? नोट डाउन करिए इसको। तो आरएमएस वैल्यू जो है ना, इसकी हमने डेरिवेशन कर ली, और ये स्कूल में डेरिवेशन कई बार पूछ लेते हैं कि भाई एक फंक्शन है उसकी आरएमएस वैल्यू डिराइव करके बताइए, है ना? तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करिए उसको। क्या आरएमएस निकालने का रीजन ये कि हम अब सारी जो भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें आरएमएस वैल्यू जोड़ते हैं, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट करना होता है ना? और एक चीज आप और नोट बनाकर लिख लीजिए, वैल्यूज गिवन इन न्यूमेरिकल्स ऑफ alternating battery circuits will be RMS values by default। by default का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ ना कहा जाए तो आपको न्यूमेरिकल्स में जो भी वैल्यू दी होगी ना वो RMS वैल्यू होगी, ठीक है? अगर ऑल्टरनेटिंग सर्किट है और या फिर ऑल्टरनेटिंग बैटरी लगी हुई है, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक सर्किट है, इसमें ऑल्टरनेटिंग बैटरी लगी हुई है, क्वेश्चन बोलेगा कि I इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। तो अभी जो I इज इक्वल टू 10 एम्पीयर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग बैटरी है, तो ये जो I है ये RMS वैल्यू है सर्किट के करंट। हालांकि इसमें कहीं अलग से नहीं बोला कि RMS वैल्यू, बट बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू दी होगी वो कौन सी होगी? RMS। RMS के अलावा अगर उसने कुछ और वैल्यू दे दी होगी तो वो आपको बताएगा कि भाई ये पीक वैल्यू है या इंस्टेंट वैल्यू, वो बताएगा। लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा तो RMS वैल्यू, ठीक है? बीच ध्यान रखिए। अब एक RMS का एक न्यूमेरिकल आप मुझे करके दिखाएंगे। हमें एक करंट दे रखा है I नॉट sin ओमेगा t I नॉट cos ओमेगा, इसकी IRMS वैल्यू आपको निकालनी है। ट्राई करिए। प्रोसेस को ये पहले स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज लेंगे, मीन इंटीग्रेशन वाला, और फिर रूट लेंगे। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है I नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t I नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2 I नॉट स्क्वायर cos ओमेगा t sin ओमेगा t, ठीक है? तो I नॉट स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, सब में से, पूरे में से, तो अंदर होता है sin स्क्वायर ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2 cos ओमेगा t sin ओमेगा t। ये 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin 2 ओमेगा t बनेगा। ये फॉर्मूला सबको पता है ना? तो और ये sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t हो जाएगा 1। तो कुल मिला के जब हमने स्क्वायर किया इसको फंक्शन को, तो ये हमारे पास है ना? जब आप इसका एवरेज लोगे, है ना, तो जो कांस्टेंट वैल्यू, वैसे तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो मुझे तो यही से इसका आंसर दिख रहा है, I नॉट आ जाएगा, क्योंकि 1 का एवरेज क्या होगा 1, और ये sin ओमेगा t लीनियर पावर है, इसका एवरेज 0 आएगा, है ना? तो इसका आंसर I नॉट ही आने वाला, मतलब I नॉट स्क्वायर ही आने वाला है ना? लेकिन फिर भी हम चलो इसको कर लेते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना उसमें हमको करके दिखाना होता है क्यों 0 आएगा, है ना? ये आप ध्यान रखिए। तो अब आप इसका एवरेज निकालोगे तो 1 प्लस साइन ओमेगा t dt इंटीग्रल, है ना, नीचे भी dt इंटीग्रल
फिर इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे, 1 इंटू डी टी साइन 2 ओमेगा टी dt। तो ये 1 का जो एवरेज है वो तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी जो dt है, ठीक है, ये वाला dt और ये वाला dt कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हमें काम करो इसको ऐसे, dt 0 से t, dt 0 से t, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना। अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t, देखो सब्जेक्ट में इतना कुछ आपको करके दिखाना होगा, भले हमें यहाँ पर आंसर पता है बट आपको करके दिखाना। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, वहां पर शॉर्टकट में मारना है। जब ऑब्जेक्टिव होता है आपको शॉर्टकट मारना होता है। तो हमने IRMS निकालना है, हम क्या करेंगे, इसका रूप ले लेंगे। आई नॉट आंसर, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसका आरएमएस निकाल सकते हैं ना। प्रोसेस ये है, पहले स्क्वायर करेंगे, मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे ओनली रेजिस्टेंस सर्किट। यानी कि अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है और ऑल्टरनेटिव बैटरी लगी हुई है तब हम उसका एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। ये अच्छा नोट डाउन भी आप कर रहे हैं, नोट डाउन हुआ है तो बाकी कर रहे हैं, कर लो, नोट डाउन कर लो। तो अब हम ये देखेंगे कि सिर्फ रेजिस्टेंस अगर है ऑल्टरनेटिव बैटरी के साथ लगा हुआ तो उसका एनालिसिस हम कैसे करें, ठीक है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फेज डिफरेंस, यानी कि करंट और वोल्टेज कितने फेज डिफरेंस में चल रहे हैं। अब फेज डिफरेंस का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस आप देखिए, तो सपोज हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो करंट सपोज इससे जाता है और वोल्टेज जो है, ठीक है, उसका भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन वोल्टेज का ग्राफ आ रहा है ऐसे, तो हम बोलेंगे ये जो करंट है और जो वोल्टेज है ये आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का मतलब है अपोजिट, या फिर इनके बीच में फेज में 180 डिग्री है। फेज में 180 डिग्री का मतलब अपोजिट चल रहा है। तो आउट ऑफ फेज या फेज डिफरेंस 180 डिग्री या फिर अपोजिट फेज, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, देखो जब करंट ऊपर जा रहा है तो वोल्टेज नीचे जा रहा है, जब करंट नीचे आ रहा है तो वोल्टेज ऊपर जा रहा है ना। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये अपोजिट फेज में चल रहे हैं, है ना। तो फेज डिफरेंस का मतलब ये भी, जब दोनों का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर हम टाइम के किसी एक इंस्टेंट पे बात करें, जैसे इस टाइम पर बात करें, तो इस टाइम पे जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, देखो ऊपर है, लेकिन इसी मोमेंट पे करंट जो है नेगेटिव, जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है और करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये आउट ऑफ फेज है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है आउट ऑफ फेज का, मींस 5 मतलब फेज डिफरेंस 180। फिर हम एक और ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, सेम सेम फेस पर,
अब देखो जब करंट ऊपर है तो V भी ऊपर है, जब करंट नीचे है V नीचे, यानी कि दोनों साथ चल रहे हैं लाइक दिस, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम फेज का मतलब क्या होगा, दोनों एक साथ चल रहे हैं लाइक दिस। अपोजिट फेज का मतलब क्या होगा, दे आर मूविंग लाइक दिस। इमेजिन कर पा रहे हैं, ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो फेज डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार हर क्वेश्चन में फेज डिफरेंस जरूर पूछते हैं कि करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमने दो केसेस डिस्कस किए हैं, ये सेम फेज का केस है, सेम फेज का मतलब पाई कितना हो जाएगा आपका 0, नो फेज डिफरेंस, है ना। नो फेज डिफरेंस या फिर सेम फेज, दोनों मतलब एक ही है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस 0 है 180 है, कुछ भी आ सकता है। हमने सिर्फ दो केस डिस्कस किए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। सो ओनली रेजिस्टेंस अगर हमारे पास है, ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो जो ओनली रेजिस्टेंस बैटरी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है VR बोल देते हैं, VR मतलब पोटेंशियल ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना। और क्योंकि सिर्फ एक बैटरी ही लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस ही है, तो बैटरी का पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल सेम होगा, इसके पैरेलल में लगेगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए रेजिस्टेंस के बाद पोटेंशियल और बैटरी का सेम है। नाउ इसको हम एनालिसिस कैसे करेंगे, देखो इस चैप्टर में एक जनरल फार्मूला ये आप हमेशा याद रखिए, V IX, ये हमेशा रखते हैं। यहां पर X जो है वो होता है रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। आई अगर यहां पर आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वोल्टेज, तो जो नॉर्मल करंट लेके जो चैप्टर करते थे उसमें भी V IR होता था ना, यहाँ पर R की जगह X है। नाउ व्हाट इज X? X इज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जो है उसका मतलब होता है कि ये जो सर्किट एलिमेंट है ये अल्टरनेटिंग करंट को कितना अपोज कर पा रहा है, यानी एक तरीके से आप मान सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज रिएक्टेंस। लिख भी लेते हैं यहाँ, रेजिस्टेंस offered resistance offered to alternating current is reactance। और impedance क्या होता है, resistance offered by all circuit elements combinedly। combinedly तो कोई वर्ड नहीं होता, collectively, ठीक है, टू ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसको आप ऐसे समझ लो जैसे जो हमारा करंट चैप्टर था उसमें हम सर्किट में सभी रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, याद है सबको। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ पर रिएक्टेंस होता है। तो उस ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जितने भी सर्किट एलिमेंट होंगे उन सबका जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो उस इक्विवेलेंट को हम इंपेडेंस बोलते हैं, है ना। तो मतलब वो इक्विवेलेंट वाले हो गया, जो रेजिस्टेंस वाला होता है ना आर इक्विवेलेंट, वही इंपेडेंस होता है। बस यहाँ वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है। तो आप याद रखने के लिए इसको लिख सकते हो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट डाउन कर लिया, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। बैटरी जो है वो दे रखा है, उसका वैल्यू V0 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब हमें I कैलकुलेट करना है, I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I x है हमारे पास, तो V की वैल्यू पुट कर देते हैं, V0 sin ओमेगा t प्लस 5। This battery potential is given,
है ना, और हमें निकालना क्या है, करंट निकालना। तो I इंटू एक्स, एक्स की जगह आप आर लिख सकते हो रेजिस्टेंस के लिए, एक्स इज इक्वल टू आर, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज आर। ऐसा सबके लिए नहीं होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए होता है। रेजिस्टेंस की जो रिएक्टेंस है वो आर की होती है, तो आप इसके लिए आर लिख सकते हो, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस। तो हमारा करंट का एक्सप्रेशन आ गया। इस वाले टर्म को आप आई नॉट लिख सकते हो, तो वी विल गेट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया, ऑल्टरनेटिंग करंट इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला ऑल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आई नॉट की जो वैल्यू है वो वी नॉट बाय आर। अब यहाँ से मैं एक चीज जो है वो ध्यान रखनी है, वैल्यू तो जो हमें पता लग गई, ठीक है, हमें फेज का भी ध्यान रखना है। फेज का मतलब है ये जो करंट का एक्सप्रेशन है और ये जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, इनके फेज में कितना डिफरेंस है। अब फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब एंगल ही होता है, बट इस चैप्टर में उसको फेज बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाई है ना, मतलब जो पोटेंशियल का फेज है इनके एंगल वो ओमेगा टी प्लस फाई है, और जो करंट है उसका भी ओमेगा टी प्लस फाई है, सेम है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस में से पास होने वाला जो करंट है, ठीक है, उसका फेज और जो उसके क्रॉस पोटेंशियल है वो सेम होता है। तो वी विल से potential across resistance and current through it are in same phase। तो रेजिस्टेंस का जो करंट और पोटेंशियल होता है उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, वो साथ ही चलते हैं, ठीक है, या नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसका फेज डायग्राम होता है, फेज डायग्राम बनाने की, फेज डायग्राम का मतलब हम ये कंपेयर करें कि बीच में एंगल्स हैं, ठीक है, वो क्या है। तो इस वाली एक्सिस पर ये सपोज मान लो एक्स एक्सिस है, या फिर ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो v है, v इक्वल्स टू v sin v नॉट sin ओमेगा t प्लस, यहाँ पर जो फेज है, ठीक है, वो ओमेगा t प्लस फाई। इसका मतलब क्या होगा कि पहले जो पोटेंशियल है t इक्वल्स टू 0 पर, उसका जो एंगल था वो फाई था, है ना, ये फाई होता है ना, इनिशियल फेज होता है, राइट। इनिशियल फेज जो है वो आपका फाई है, लेकिन थोड़ी देर बाद t टाइम में उसका जो फेज है वो ओमेगा टी से इंक्रीज हो गया। तो आपका जो पोटेंशियल है वो ये है ना, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ करा। अब जो करंट है वो भी, उसका भी फेज सेम है, 5 प्लस ओमेगा टी। इसका मतलब है जो करंट है वो भी पहले t 0 पे, ठीक है, यही रहा होगा फाई एंगल पे, और t टाइम बाद उसने ओमेगा टी और कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर i और t जो है वो दोनों सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो कलेक्टिवली हमने एक साथ रखे, इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल एंड करंट। अब वेट करेगा, अब मिलेगा ना, आपसे भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे लगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वेट करो। ठीक है, तो
यहाँ पर हमने जो V और I लिखा हुआ है ना, इस V और I का मतलब क्या है? पोटेंशियल एंड करंट आर इन सेम फेज, एक साथ वो फेज में है, राइट? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।